Guys, go through elastic chain rule. Can you tell me the last part of the last lecture? Anybody? So, Sawhorse projection. और एक बार गो थ्रू कर लीजिए जो भी हमने किया था लास्ट लेक्चर में. If you have any doubts, please ask. Guys, last lecture I told you there are projections for three-dimensional molecule on two-dimensional paper. So one I was telling you, Sawhorse projection. एक बार और देख लो. देखिए, ये इथेन मैंने एग्जांपल चूज किया था. Since we are trying to rotate molecule about the CC bond, तो ये जो CC bond है इसको tilted वे में ऐसे बनाना है. ठीक है. फिर ये जो एंड पोजीशंस है ना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करती है. फिर तीन जो इनके बॉन्ड्स हैं, इसमें तो तीनों हाइड्रोजन है, उनको सिमेट्रिकल वे में आप ड्रॉ ऐसे. ये हाइड्रोजन इसके पैरेलल, ये हाइड्रोजन इसके पैरेलल, ये हाइड्रोजन इसके पैरेलल. ऐसा कि आप यहां से जब देखोगे तो केवल ये फ्रंट वाले आपको सब दिखाई देंगे, बॉन्ड्स पीछे वाले दिखाई नहीं देंगे. इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एक्लिप्स्ड फॉर्म. और इसी का एंटी पैरेलल बना लो, मतलब इसको होल्ड कर लो और पीछे वाले को घुमा दो. ये एकदम इसके एंटी पैरेलल ये ऐसे आएगा और ये वाला बॉन्ड उधर चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा ऐसा. तो ये हो जाएगा स्टैगर्ड. ठीक है. और इन दोनों के बीच में इन्फिनिट कन्फॉर्मर्स है और उनको क्या बोलते हैं? स्क्यू कन्फॉर्मर. किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एनीवन?
गाइस इसी में आप ध्यान से देखो, ये जो एक्लिप्स फॉर्म है इसको पहले आप विजुलाइज करो और आप यहाँ पर खड़े होकर के देखो, मतलब आप विजुलाइज करिए कि आप यहाँ पर खड़े हुए देख रहे हैं, तो आपको केवल फ्रंट वाले कार्बन के बॉन्ड्स दिखाई देंगे, ठीक। और आप ऐसा इमेजिन करो कि जैसे आप अपने पेन पर एक लाइट ड्रॉप करते हो और तो मान लीजिए कि आपने पेन को वॉल की तरफ ऐसे अपने आईज के सामने आप पेन को लेकर के आइए और आप उस पे लाइट प्रोजेक्ट करिए, तो वॉल पे जो सामने आपके लाइट का जो इसका इमेज दिखाई देगा वो एक सर्कल की तरह होगा। आप सिचुएशन मेरे ख्याल से विजुलाइज कर पा रहे होंगे। वैसे ही यहाँ पर ये बॉन्ड्स वाली सिचुएशन होती है कि अगर आप यहाँ से लाइट प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो ये आपको केवल ये जो यहाँ है ना, इसको डॉट बोल दो या सर्कल बोल दो, जैसा भी आप बोलना चाहो, तो जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है ना वो उसी फॉर्म में लिखा जाता है। लेट मी शो यू। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है, एक सर्कल होता है, फ्रंट कार्बन डॉट के फॉर्म में तुम्हें यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा और उसके 3 हाइड्रोजन एटम्स, और बैक कार्बन दिखाई देता नहीं है ना। बैक कार्बन तो लेकिन रिप्रेजेंट तो करना ही है, इसलिए केवल ऐसा हम लोग हल्का सा पीछे एच दिखा देते हैं, ये कि वे पीछे भी है ना। तो इसको बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म, और इसको आप एंटी पैरेलल कर दो, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। इसको एज सच रहने दो और पीछे वाले को घुमा दो आप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैगर। कॉपी कर लो बेटा दोनों ही। इफ यू हैव एनी सर कंफ्यूजन। सर ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है कि न्यू प्रोजेक्शन? क्या बेटा, सॉरी सर न्यू मैन, MAN, न्यू मैन प्रोजेक्शन। ओके, कॉपी दिस। सर यस बेटा। सर यहाँ जो एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म है न्यूमैन प्रोजेक्शन में, उनके बीच में भी इन्फिनिट प्रोजेक्शंस होंगे? हाँ, ये तो केवल एक प्रोजेक्शन है। एक्लिप्स फॉर्म और ये भी एक्लिप्स फॉर्म, अलग अलग स्टाइल है, लेकिन इनके बीच में भी तो उसी तरह से होंगे ना इतने सारे जितने उधर है। रोटेशन ओके, तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट है ना। यस सर। तो इन्फिनिट स्क्यू कन्फर्मर्स। हाँ, इन्फिनिट स्क्यू कंफर्म दोनों ओके केसेस में। सर, ओके सर, थैंक यू। लिखकर इतने बड़े बड़े डाउट्स कौन पूछ रहा है यार, आप अपने आप ऐसे ही माइक से पूछिए ना, सबको क्लैरिटी हो। किसी ने बोला डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, यहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन।
Should I Sir. remove this? Sir. Yes बेटा. सर आपने वो कौन सा एग्जांपल दिया प्रोजेक्शन का? इथेन. प्रोजेक्शन का सर वो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था ना वो. ओ पेन का मैंने बोला था कि आप अपने जो भी पेन यूज कर रहे हो उसको अपनी आंख के सामने लेकर कर आओ और उस पर अगर मान लीजिए उस पॉइंट से आप लाइट प्रोजेक्ट करते हो तो वॉल पे क्या नजर आएगा. तो वॉल पे आपको एक सर्कल या डॉट नजर आता है. क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो? तो वो Yes. उसको रिप्रेजेंट करता है. तो समझ लो कि तुम यहाँ से लाइट प्रोजेक्ट करते तो ये जो कार्बन है ये दूसरी जगह दूसरी वॉल पे जब देखोगे तो डॉट की तरह दिखाई देगा बस, और खाली फ्रंट वाला दिखाई देगा, बैक वाला दिखाई नहीं देगा. तो हम एक सर्कल बनाते हैं इसीलिए न्यूमैन प्रोजेक्शन में, और ये जो बॉन्ड्स है ये तो प्रॉपर दिखाई देंगे, है ना. केवल ये डंडा तुम्हें वहां सामने एक डॉट की तरह दिखाई देगा. ओके सर. सबने कॉपी कर लिया? शुड आई रिमूव दिस? यस सर. Yes, sir. गाइस एक एक मेरे ख्याल से मैं आपको एक नोट भी लिखवा देता हूँ. इससे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे अरे ठीक से नहीं होगा. एक मिनट, मैं सबके लिए नोट भी लिखवा. अच्छा एक और काम यहाँ पर तब तक कर लीजिए आप. ये जो है ना ये जो एंगल आपको दिख रहा है, कैन यू सी दिस एंगल? यस सर. Yes, sir. ये डायहेड्रल एंगल है. इसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल. ये बताइए एक्लिप्स से स्टैगर्ड जाने में कितने एंगल घुमाना पड़ेगा? इनफिनिट 180. 180. ध्यान से देखो. सर 360. 180 कहने के लिए होता है, ध्यान से देखो. कितना? 90. 90. 360. चुप कर. ये एंगल कितना है टोटल? अजीब पगलू लोग हो तुम लोग. 120. ये टोटल कितना होता है? 360. 360. तो ये कितना होगा? इतना हिस्सा 120. 120. 120. तो इतना कितना होगा? 60. 60. 61 डायहेड्रल एंगल. और 60 डिग्री जो है ये इसको 60 घुमाते ही तो तुम्हें ऐसा मिल रहा है. कौन कह रहा है कि ये वाला एच जो है ये वाला एच जो है अलग अलग है सब? यहाँ तो भी एच 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 ही केवल है. तो इससे यहाँ पहुंचना अगर है तो खाली 60 डिग्री बोलोगे ना. व्हाई शुड आई से 180? 180 पे भी मिलेगा तुम्हें, लेकिन 180 क्यों बोलूं मैं? मेरे को 60 पे काम चल रहा है. ये तो वही बात हो गई है कि दुकान पर गए सामान खरीदने के लिए 50 रुपए की है, लेकिन नहीं आप 500 दे के आए. बोले नहीं तुम रख लो. घर वाले बहुत पिटाई किए. तो अगर 60 मिनिमम एंगल है जिससे वो उसमें कन्वर्ट हो रहा है तो आप 60 ही बोलेंगे. यू कैन नॉट से 180. इज इट क्लियर? Yes sir. यस सर. Yes, sir. अच्छा आप इसके लिए भी नोट लिख ही लो यार, नहीं तो तुम लोग पता नहीं कहीं गड़बड़ ना कर दो. सबसे पहले सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन के लिए नोट लिखो बेटा. आप लिखिएगा टू राइट सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन. टू राइट सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन CC bond is presented slightly elongated
from lower left to upper right. Lower left to upper right. The remaining three bonds at each carbon, are shown by three lines. Drawn from the carbon at an angle 120 to each other. क्या समझ में आया सारे बच्चों को? इसकी बात कर रहा है वो कि ये 120 कर दो, ये 120 कर दो, ये 120 कर दो और इसको स्लाइटली एलोंगेटेड रखो सीसी बॉन्ड को. ठीक है? यस सर. टिल्टेड वे में वो रहेगा. ऑब्लिक एंगल आप जैसा भी लिखना चाहो कुछ आप लिख लो ऐसा, ऑब्लिक एंगल वगैरह वगैरह जो भी है. ये मेरे ख्याल से आप सहर्ष आपको माइंड में रहेगा. अब न्यूमैन के लिए भी आप चाहिए तो लिख लो. आप यहाँ पर लिखिएगा टू राइट न्यूमैन प्रोजेक्शन. We need to have end on view. End on view. ठीक है? आप चाहे तो पेन का डिजाइन भी बना सकते हो कि जैसे ये पेन है मान लीजिए, तो आपने यहाँ से देखना शुरू किया तो इसमें क्या आपको वॉल पे दिखाई देगा? केवल एक सर्कल दिखाई देगा. ठीक है? तो ये स्टाइल आप देखोगे तो एक सर्कुलर वे में केवल आपको दिखाई देगा. फिर आगे लिख लीजिएगा. The front carbon is represented by a dot. The front carbon is represented by a dot and the back carbon by a circle. Back carbon by a circle with the dot at the center. The three bonds of the front carbon, are represented by three lines originating from center at an angle 120 degree to each other. At an angle 120 degree to each other. The three bonds of the back carbon are represented. The three bonds of the back carbon are represented by three lines drawn at the periphery of the circle. Periphery of the circle at an angle 120 degree to each other.
सबने लिख लिया बेटा? एनीबॉडी, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नो सर। चलिए अब आगे और लिखिएगा इसमें। अब आप हेडिंग डालना एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। हेडिंग डालिएगा एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन में लिखिएगा the conformation in which hydrogen atoms of one carbon, front carbon, are closest hydrogen atoms of front carbon are closest to hydrogen atoms of back carbon. Sir, Somebody saying something? in which से repeat करेंगे एक बार? In which hydrogen atoms of front carbon are closest to hydrogen atoms of back carbon. इससे मतलब नहीं है तो न्यूमैन में बना रहे हो या फिर एक इसमें बना रहे हो सॉर्ट्स में। हम लोग केवल अभी क्या चीज लिख रहे हैं? सॉर्ट्स प्रोजेक्शन, उसके बारे में, सॉरी एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, उसके बारे में लिख रहे हैं। इससे मतलब नहीं है सॉर्ट्स प्रोजेक्शन में या न्यूमैन में, वो एक ही चीज को इंडिकेट करता है। फिर आगे लिखिएगा there are three equivalent eclipse conformations of ethane. There are three equivalent conformations of ethane for which dihedral angles are, बता सकते हो क्या क्या डायहेड्रल एंगल्स हो सकते हैं? एनीबॉडी? सर 60। 60, 120 and 180. नहीं 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 नहीं, आप कंफ्यूज मत हो, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। आप मुझे इतना बताइए कि एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशंस उसने कहा है 3 हो सकते हैं। जब भी तुम घुमाओगे तो 3 स्टेजेस ऐसी आएंगी जिसमें फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन एकदम आगे पीछे आ जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन। तो ऐसे कौन कौन से एंगल्स हैं? 120, वेरी गुड, 240. लिखो सब लोग। 0 डिग्री लिखिए। अरे 0 बोलना है, 360 नहीं बोलेंगे। 0 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री, 3 ऐसे डायहेड्रल एंगल है जिनमें आप बोलेंगे कि प्रोजेक्शन कैसा है? एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन वाला। इज इट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? Sir, बोलो ना। the 3 equivalent conformations of ethane के आगे क्या बोला एक बार? Please repeat. मैंने वैल्यूज बोली, एंगल बताया है। 0 डिग्री, 120 डिग्री एंड 240 डिग्री। Okay. आगे लिखिएगा the eclipse conformation is the least stable conformation of ethane. The eclipse conformation is least stable conformation of ethane. ब्रैकेट में लिखिएगा हाईएस्ट एनर्जी।
आगे लिखेगा एनर्जी, या मैं बोलूं तो हायर एनर्जी, हायर एनर्जी 12.5 किलो जूल पर मोल। याद है कल भी दिया था मैंने वैल्यू, कल मतलब लास्ट लेक्चर। हायर एनर्जी 12.5 किलो जूल पर मोल is associated with the eclipsed conformation due to वर्ड्स देखना मैं क्या बोल रहा हूं, eclipsing of bonds, eclipsing। अभी आप सब लिखते रहिएगा, जो भी डाउट्स होंगे वो सब एक एक करके हैंडल कर लेंगे। eclipsing of bonds is called torsional energy, torsional energy और टॉर्सनल स्ट्रेन। इसी को हम नाम एक और देते हैं, इतना पॉपुलर नहीं है, पिट्जर स्ट्रेन। You all copy all three names. Guys, am I audible? Yes, sir. वो कॉपी कर लिया था ना सब कुछ पुराना। Yes, sir. गाइस, एक्चुअली वो तो इरेज हो गया, लेकिन ये जो एक्लिप्सिंग स्ट्रेन है, आप ध्यान से सुनना कि एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन है क्या। तो ये जो बॉन्ड्स है ना, इनके अपने बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक, हम सब जानते हैं। तो ये इनके बीच में जो रिपल्शन होता है ना, इसी को वो बोलता है एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। अब ये रिपल्शन मिनिमाइज कब होगा? जब इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। डिस्टेंस कब बढ़ेगी? जब दो बॉन्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं ना आमने सामने, ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो जाए। मैक्सिमम कब होंगे? ये बॉन्ड यहीं पर रहे और वो पीछे वाला बॉन्ड ऐसा हो जाए, यानी ये मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव हो सकती है। इसके नीचे लेके जाओगे ना
तो फिर वो नीचे वाले बॉन्ड्स के साथ रिपल्शन चालू कर देगा। यानी ये स्टेज ऐसी है जहां पर ये ऊपर वाले बॉन्ड्स के साथ भी मैक्सिमम एंगल पे है और नीचे वाले बॉन्ड्स के साथ भी मैक्सिमम एंगल पे है। तो यहां पर हम बोलते हैं नो एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, और जिसका दूसरा नाम है टॉर्शनल स्ट्रेन। नो एक्लिप्सिंग स्ट्रेन और नो टॉर्शनल स्ट्रेन, जो भी आप बोलना चाहें। क्या समझ में आया सबको कि क्या है एक्चुअली में एक्लिप्सिंग स्ट्रेन? इज इट Yes, sir. क्लियर? गाइस एक और आपको घरेलू स्टाइल में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ लेकर के कोई और उसको मोड़ना शुरू कर दे, आपको पेन होगा, है ना, और वो मोड़ता चला जाता है, आपकी लिमिट आ जाती है कि भाई इसके बाद मोड़ेगा तो हाथ टूट जाएगा, समझे ना? उस स्टेज को समझ लो कि वो एक्लिप्स है। जैसे ही वो तुम्हारा हाथ छोड़ देगा तो बताओ तुम्हारा हाथ उसी स्टेज पे रहेगा या आप घुमाकर नॉर्मल स्टेज पे ले आओगे? सर नॉर्मल स्टेज पे ले आओगे। तो वो जो नॉर्मल स्टेज है उसको नाम देंगे हम लोग स्टैगर्ड। तो इसको आप लोग जो है ना, जो ट्विस्टिंग वाला वो रहता है ना, आप विजुलाइज करिए कभी भी जब आपको कंपेयर करना हो स्टेबिलिटी स्टैगर्ड और एक्लिप्स की, तो आप याद रखना ट्विस्टिंग स्टाइल समझ के रखना कि तुम्हारा ये एक्लिप्स में होने का मतलब है तुमने स्टैगर्ड को ट्विस्ट करके इस जगह पर लेकर गए हो। इसकी वजह से ये हाईली स्ट्रेन्ड है, इसका एनर्जी ज्यादा है, ये कम स्टेबल है, जैसा भी आप बोलना चाहो। तो वो उसको हम नाम देते हैं एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। तो अगर ग्राफ भी आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये स्टैगर्ड स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड। तो ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रोटेशन का ग्राफ है। ये जो है 12.5 किलो जूल पर मोल का एनर्जी है। एक्स्ट्रा दोगे तो स्टैगर्ड बनेगा, फिर स्टैगर्ड एनर्जी रिलीज करके वापस आ जाएगा, एक्लिप्स वापस एनर्जी रिलीज करके स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपी कर लो। सर यस, सर ये जो नो एक्लिप्सिंग स्ट्रेन है ये डायहेड्रल एंगल पे होगा, राइट? क्या बेटा नहीं समझा? डायहेड्रल? ये डायहेड्रल एंगल पे ये नो एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। नहीं हेलो। नहीं, ये स्ट्रेन है, डायहेड्रल एंगल तो अलग चीज है ना। स्ट्रेन है, स्ट्रेन नहीं जानते हो क्या क्या होता है? नहीं मतलब वो जो एंगल होगा उन दोनों के बीच में वो डायहेड्रल होगा, राइट? हाँ हाँ, ये डायहेड्रल एंगल, हाँ ओके सर, थैंक ये यू। डायहेड्रल एंगल, ये भी डायहेड्रल एंगल। डन यस सर। गाइस, स्टैगर्ड कंफर्मेशन के लिए भी छोटा सा नोट लिख लो। In staggered conformation, of ethane,
3 hydrogen atoms of front carbon, 3 hydrogen atoms of front carbon, and 3 hydrogen atoms of back carbon are farthest apart, are farthest apart. Farthest apart. There are 3 equivalent staggered conformation for ethane. There are 3 equivalent conformations of ethane for which dihedral angles are. For which dihedral angles are 60 degree, 180 degree, and 300 degree. Staggered conformation is the most stable conformation of ethane. Staggered conformation is most stable conformation of ethane. Because the repulsive interactions, because the repulsive interactions of the bonding pair, repulsive interactions of the bonding pair of electrons, electrons of CH bonds, CH bonds of front carbon and back carbon, front carbon and back carbon is reduced to minimum. Reduced to minimum. सबने लिख लिया? Yes, sir. More than 99% of the molecules exist in staggered conformation. Exist in staggered conformation. Guys, this is the flying wedge formula. क्या तुम ये बता सकते हो कि ये flying wedge formula staggered conformation of ethane का है या फिर eclipsed? staggered. Sir, eclipsed. ध्यान से देखो, समझ में आएगा. चलो सब लोग चैट बॉक्स में डालो जिसको जो माइंड में आ रहा है. फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में अपना आंसर. ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा.
इट्स वेरी इजी, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ध्यान से देखिए सब समझ में आएगा। चल, वेरी गुड। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है कि ये जो ब्रोकन वेज होता है इसका मतलब होता है बिलो द प्लेन, और ये जो सॉलिड वेज है इसका मतलब है अबव द प्लेन, और ये जो सॉलिड लाइंस है ये ऑन द प्लेन है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे भाई, ब्रोकन वेज की तरफ एच इधर है, इधर भी ब्रोकन वेज की तरफ एच तुमको दिख रहा है, जो पैरेलल एक दूसरे के नजर आ रहे हैं, राइट, एकदम पैरेलल दिखाई दे रहा है, कोई इनमें ऐसा डिफरेंस तुम्हें नहीं नजर आ रहा होगा, राइट। तो इनको जो है, और इस एच के सामने भी ये एच नजर आ रहा है तुमको, तो ये हमारे लिए क्या हो गया। अभी देखो मैं दिखाता हूँ फ्लाइंग वेज जो स्टैगर्ड का, तो हमें उल्टा दिखाना पड़ेगा ना, मतलब अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट इन द सेंस कि मैक्सिमम डिस्टेंस हो उनके बीच में। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ का ब्रोकन वेज में ऐसे ड्रॉ करता हूँ, सॉलिड वेज ऐसा ड्रॉ किया, ये जो एच यहाँ ऐसा दिख रहा था क्योंकि ये घुमा दो गया, जब घुमाओगे इसको तो वो एच ऊपर की तरफ ऐसा दिखाई देगा। अभी भी ऑन द प्लेन ही है, लेकिन ये अपोजिट हो गए इस तरह से, ध्यान से देखो। और इस वाले को जब घुमाओगे तो ये थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, ऑल्दो बिलो द प्लेन रहेगा, और जो एबव द प्लेन है वो एबव द प्लेन ही रहेगा घूमने के बाद भी। लेकिन ये जो था ये तुम्हें ऐसा दिखाई देगा इस तरह से। तो ये जो स्टाइल है फ्लाइंग वेज की, इसको बोलेंगे स्टैगर्ड। वैसे कोई जरूरत नहीं है इसको, ऐसा कुछ अभी इतना कुछ इसमें आने नहीं वाला, बट फिर भी आप ड्रॉ करके रखो, ये सब तो बार बार आएगा, अपने आप समझ में आएगा। आपको यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको इससे पहले जो हमने किया वो सब अच्छे से लेकिन आना चाहिए। हमने सोर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। आपने न्यूमैन ड्रॉ किया, आपको वो अच्छे से आना चाहिए। फ्लाइंग वेज क्योंकि अलग अलग स्टाइल से ड्रॉ किया जाता है, तो एक बार में समझ में नहीं आता है, वेट करना होगा उसके लिए। Should I remove this? सबने ड्रॉ कर लिया? यस सर। Quick answer. You can share your answer in WhatsApp group.
गाइस आप आ रहा है? आर यू ट्राइंग? Yes, sir. तक किसी ने भी डाला नहीं है अभी तक। क्या ड्रॉ कर रहे हो तुम लोग? देखो मैं बताता हूँ कैसे किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो कंपाउंड दिया उसको स्ट्रक्चरली लिखो। उसके बाद आप ये डिसाइड करो कि किस बॉन्ड के अबाउट तुम्हें रोटेशन कराना है। तो मान लीजिए आपने C2 C3 ये जो बॉन्ड है इसके अबाउट रोटेशन कराने के लिए डिसाइड किया, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए फ्रंट कार्बन हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए बैक कार्बन हो जाएगा। फिर आप या तो न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लो या सॉर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन आसानी से हो जाता है, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन को प्रिफर करना ड्रॉ करते समय। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले एक सर्कल डॉट ड्रॉ करूंगा। डॉट फ्रंट कार्बन को प्रेजेंट कर रहा है, सर्कल बैक कार्बन को। तो इसमें तुम्हें करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे H दिखा दो, H दिखा दो और इधर दिखा दो आप CH3। बैक कार्बन का इसी तरह दिखा दो। यहाँ पर आप दिखा दो CH3, यहाँ पर H दिखा दो, यहाँ पर H दिखा दो। ये पहला कन्फॉर्मर ड्रॉ किया ब्यूटेन के लिए, जिसको हम नाम देंगे
eclipsed. किसी को कोई डिफिकल्टी इन ड्राइंग कैसे ड्रॉ दिस? किया? क्या बोला बेटा? ये कैसे ड्रॉ किया सर, स्टार्टिंग से थोड़ा? दो कार्बन एटम सबसे पहले चूज किए जिनके अबाउट हमको मॉलिक्यूल को घुमाना है। एक फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन है। और न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक सर्कल होता है, हम सब जानते हैं, और डॉट होता है सेंटर। तो फ्रंट कार्बन के लिए यहाँ देखो कौन कौन से बॉन्ड्स है। मिथाइल का बॉन्ड है और दो हाइड्रोजन एटम्स के बॉन्ड्स हैं। दो हाइड्रोजन एटम ड्रॉ किया, एक मिथाइल ड्रॉ कर दिया। बैक कार्बन के पास देखो क्या है, एक मिथाइल है, दो हाइड्रोजन है। तो हमने एक मिथाइल ड्रॉ कर दिया बैक कार्बन के साथ और दो हाइड्रोजन। एनी डिफिकल्टी? सर हम लोग ने बीच वालों को क्यों लिया, फ्रंट और बैक? क्योंकि हमको डिसाइड करना है कि किसके अबाउट घुमाना है। तो जब तुम्हारे पास बहुत सारे बॉन्ड सिंगल वाले हों जिनके अबाउट घुमा सकते हो, तो हर बॉन्ड के अबाउट आपको अलग अलग कंफर्मेशंस आएंगे। तो पहले बॉन्ड डिसाइड करना होता है। तो हमने बीच वाला बॉन्ड लिया है। तुम जब किनारे वाला बॉन्ड लोगे तो वो एक अलग केस बन जाएगा। समझे कि नहीं? ओके सर। वैसे तो वो क्वेश्चन में बोलता है ये कि आप किसके अबाउट घुमाओ और किसके अबाउट नहीं घुमाओ। तो ज्यादा अच्छा होता मैं यहाँ लिख देता, नहीं तो दो केसेस बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेक C2C3 बॉन्ड। और अगर नहीं लिखूंगा तो आपको C1C2 बॉन्ड के अबाउट भी दिखाना पड़ेगा कंफर्मेशंस, और C2C3 अबाउट भी दिखाना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, मैंने इधर 60 डिग्री का रोटेशन दिखाया। याद रखना, एक्सट्रीम्स का मतलब है 60 60 60 के रोटेशंस पे जो मिले। क्या तुम देखकर बता सकते हो कि ये मैक्सिमम जो टॉर्शनल स्ट्रेन 60 डिग्री वाला अपना है उस पे आ गया, क्या ये लीस्ट स्टेबल है या इससे भी ज्यादा स्टेबल कुछ ला सकते हो आप? सॉरी, मोस्ट स्टेबल है क्या? लीस्ट बोल रहा हूँ, ये मोस्ट स्टेबल है क्या? लीस्ट एनर्जी वाला है? अच्छा, मोस्ट स्टेबल। Most stable. नहीं बेटा, अभी भी ये मिथाइल मिथाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस तो लग ही रहा है। आपने बॉन्ड पेयर का रिपल्शन मिनिमाइज कर दिया, लेकिन क्या आपने मिथाइल मिथाइल का इंटरेक्शन मिनिमाइज किया? नहीं। तो हम लोग और कोशिश करेंगे। 60 डिग्री फिर से घुमाया, लेकिन इस बार जब 60 डिग्री घुमाया तो अनफॉर्चुनेटली फिर से मिथाइल और ये ग्रुप सब पास पास आ गए। फिर कोशिश करते हैं, फिर 60 डिग्री घुमाया, इस बार सक्सेसफुल हो गए। ध्यान से देखो, बॉन्ड्स भी दूर दूर है और मिथाइल मिथाइल बल्कि ग्रुप्स भी दूर दूर है। क्या तुम देख पा रहे हो? फिर 60 डिग्री घुमा दिया, तो चीजें रिपीट होने लगेंगी। फिर 60 डिग्री घुमा दिया। कब तक घुमाएंगे? जब तक कि 360 वापस नहीं आ जाता। टोटल 6 एक्सट्रीम्स बनते हैं 360 रोटेशन पे, समझे? और इसको जब तुम वापस 60 डिग्री घुमाओगे तो एक्लिप्स फॉर्म आ जाएगा। अब नामकरण कर देते हैं। ये जो ग्रुप है ना, इसमें ये बल्कि ग्रुप्स भी सबसे दूर है और एक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी नो स्टेरिक स्ट्रेन, नो एक्लिप्सिंग स्ट्रेन।
इसको कहते हैं एंटी फॉर्म। ये जो एक्लिप्स जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि मिथाइल मिथाइल तो क्लोजेस्ट नहीं है, इसको बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स्ड। पार्शियल एक्लिप्स कहीं और भी दिख रहा है, यस, इसको भी पार्शियली एक्लिप्स बोलेंगे। और जो एक स्टैगर्ड जैसा कहीं दिख रहा होगा, ये एंटी नहीं है लेकिन स्टैगर्ड जैसा तो है। दो स्टैगर्ड जैसे थे, एक को एंटी नाम देते हैं और एक को बोलते हैं गॉश फॉर्म। क्या बोलते हैं? गॉश फॉर्म। ये भी हमारे लिए वही है, गॉश फॉर्म। तो नाम आप याद रखना ब्यूटेन के केस में, गॉश फॉर्म और एंटी फॉर्म और पार्शियली एक्लिप्स और एक्लिप्स। ये मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिए। अब एक बार आप केवल एनर्जी ऑर्डर या स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखकर चैट बॉक्स में बताओ। सर बोलो बेटा। सर ये नेम्स जैसे फिगर है उसके लिए सेम रहेंगे ना? हाँ, अगर आइडेंटिकल फिगर्स हैं उनको नाम सेम मिलेगा। और सर हम लोग ने एलिप्स से चालू क्यों किया, एक्लिप्स से मतलब? कहीं से भी चालू करो, मतलब ऐसी माइंड में कोई तो फिगर लेके रखना पड़ेगा ना। यस सर। और सर 60 डिग्री घूमा है हर बार मतलब? क्योंकि 60 डिग्री पे उनके बॉन्ड्स के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाती है। ओके। वेरी गुड। बाकी लोग भी फटाफट लिखें।
सबने सोच लिया? Am I audible? यस सर। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूं, कि वो बल्कि ग्रुप और उनमें कोई टॉर्सनल स्ट्रेन भी नहीं है, फिर दूसरे नंबर पे आएगा गॉश फॉर्म। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं है, ऑल्दो बल्कि ग्रुप्स उतना दूर नहीं है, लेकिन टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं है। फिर आता है पार्शियली एक्लिप्स। इसमें क्या है? इसमें एक्लिप्सिंग स्ट्रेन है, मतलब टॉर्सनल स्ट्रेन है, बट इसमें स्टेरिक वाला स्ट्रेन कम है, लेस। और एक्लिप्स वाला जो फॉर्म है उसमें टॉर्सनल एंड स्टेरिक दोनों टाइप के स्ट्रेन्स प्रेजेंट है, इसलिए वो लीस्ट स्टेबल है। अगर एनर्जी वाला कर दोगे ऑर्डर तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। Done, sir. गाइस, एक एनर्जी ऑर्डर भी आप, सॉरी एनर्जी ग्राफ भी आप ड्रॉ कर लो, बिकॉज उसके भी आने के चांसेस हैं। हो सकता है कि सीधे सीधे ऑप्शंस में ग्राफ ही ड्रॉ किया हो। पोटेंशियल एनर्जी इधर रोटेशन लिख सकते हैं या डायहेड्रल एंगल लिख लो। ठीक है, तो इसमें कहीं एक जगह से स्टार्ट कर सकते हैं आप। इट्स लाइक कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लेटस से एक्लिप्स मान लिया। ठीक, तो एक्लिप्स के 60 डिग्री घुमाने पर आपको क्या मिलेगा? एक्लिप्स के 60 डिग्री घुमाने पर आपको मिला था गॉश। क्या गॉश फॉर्म मोस्ट स्टेबल है? नहीं। लेकिन गॉश के 60 डिग्री पे क्या मिला था आपको? जाकर देखिए,
पार्शियली एक्लिप्स। फिर पार्शियली एक्लिप्स को जब 60 डिग्री घुमाया तो आपको एंटी मिला था। एंटी इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है। तो वो मान लीजिए कि हम यहाँ पर लेके रख देते हैं। रिलेटिव वैल्यूज है, कोई इतना टेंशन नहीं है इसमें। जब रिलेटिव वैल्यूज पे डील करते हैं तो आप कहीं भी ऊपर भी बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि रिलेटिव वैल्यू। उसके बाद जब एंटी फॉर्म को वापस जो है हम 60 डिग्री घुमाते हैं तो क्या मिलेगा? पार्शियली एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स को 60 डिग्री घुमाएंगे तो क्या मिलता है? गॉश गॉश फॉर्म। गॉश फॉर्म को 60 डिग्री घुमाएंगे, वापस आपको क्या मिल जाएगा? एक्लिप्स। तो इस तरह से आपका है रोटेशन। तो आप इसको मैच करा दो, यहाँ से चलेंगे। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि यार ग्राफ ऐसा ही बन के आए, वो डिपेंड करता है कहाँ से शुरू करता है। तो थोड़ा सा अच्छे से आप यूनिफॉर्म वे में ड्रॉ कर देना। ये अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात करोगे तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, आप एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो कि ये जो है आप तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक ये करीब 90 किलो जूल है। और ये जो डेटा है ये वाला करीब करीब 16 किलो जूल पर मोल है। और उसके बाद ये जो आता है ये करीब करीब आता है 3.6 किलो जूल पर मोल। तो इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना, क्योंकि मैं तो टेढ़ा मेढ़ा बनाया हुआ है। डन सर। गाइस, इसी तरह एक होमवर्क आप इसमें लिख कर रखिएगा, इसके लिए प्रोपेन के लिए ड्रॉ all conformations of propane. Right. Stability order. Draw potential energy versus dihedral angles graph. ये काम आपको करना है।
सबने लिख लिया इसको? Yes, sir. अभी आप इस हेडिंग डालिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। गाइस, इफ यू रिकॉल, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर या उससे पहले डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन लिखा था। कैन यू रिकॉल? रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट डबल बॉन्ड, याद है? यस सर। तो दैट वाज प्री रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कैसा था? सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो अब हम लोग जनरल मैनर में डील करेंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो हेडिंग हमने डाला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो यहाँ लिखेंगे ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकता है? सी डबल बॉन्ड सी यहाँ मिल सकता है, तुम्हें मिल सकता है सी डबल बॉन्ड एन पे मिल सकता है, राइट? और तुम्हें मिल सकता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिंग के अबाउट, रिंग के अबाउट। तो रिंग के अबाउट खाली वो डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग होनी चाहिए, ये हो गया। और मिल सकता है एन डबल बॉन्ड एन के अबाउट भी तुम्हें मिलेगा। इसमें ये हो सकता है कि एक लोन पेयर हो, एक बॉन्ड होगा, एक लोन पेयर होगा, एक बॉन्ड होगा, है ना? तो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जहां पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल सकता है। ठीक है, इसको आप एक बार कॉपी कर लो। फिर एक एक करके हम सबका एग्जांपल्स ले लेते हैं। डन Yes, sir. गाइस, याद रखना, अगर आपने आइडेंटिकल ग्रुप्स लगा दिए, इधर भले ही डिफरेंट है बट इधर आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी कि जो दो ग्रुप्स किसी पर्टिकुलर डबल बॉन्ड कार्बन पे होंगे, those two groups cannot be same।
यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, चाहे लेफ्ट वाले कार्बन के साथ ऐसा हो या राइट साइड वाले कार्बन के साथ ऐसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर शो करनी है तो वो ग्रुप्स डिफरेंट होने ही चाहिए, चारों ग्रुप्स डिफरेंट होंगे तो भी चलेगा। जैसे एग्जांपल मैं अभी आपको दे दूं, एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड C डबल बॉन्ड C COH COH HH। ये एक्चुअली ध्यान से देखोगे तो इसका IUPAC नेम अगर मैं पूछूंगा तो यू विल बी एबल टू राइट ब्यूट, और एल्कीन है तो EN भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। दो COH है, डायोइक एसिड भी लिख देंगे, ठीक। और आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, तो इसके लिए हम यूज करते हैं CIS सिस, तो इसका नाम है सिस ब्यूटेनोइक एसिड। सिस ब्यूटेनोइक एसिड के कॉमन नेम को लिखते हैं मैलेइक एसिड, ठीक है। जब आप घुमा दोगे या एक्सचेंज कर दोगे ग्रुप्स को तो एक जैसे ग्रुप का किधर चले गए, ऑपोजिट वे में, राइट। ये तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म केवल लिखते हैं बस, बाकी IUPAC नेम सेम होगा। कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी से सिस एंड ट्रांस, इसको कॉमन नेम इसका बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। याद करिए तो हम लोगों ने ये एसिडिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन करते समय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट किया था मैलेइक एसिड के स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए। ये भी आप कॉपी कर लो। Should I remove this? Yes, sir. ये ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर आप ब्रेक ले लीजिए। ऑफ कोर्स ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है, ये भी ट्रांसफॉर्म है, ये सिस फॉर्म। कॉपी कॉपी कर लो एंड देन टेक ब्रेक। Next lecture we will continue the discussion of this। हम लोग सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन वाला और रिंग्स वाले केसेस करेंगे। तो सर Yes, बेटा। सर
कोई भी एक पर्टिकुलर पे दोनों सेम होंगे तो नहीं होगा ना ज्योमेट्रिकल तो आइसोमर। नहीं तो नहीं होता है, अगर दूसरे साइड अलग होंगे तो भी। तो भी। ठीक ओके है। सर।